हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल महात्मा जी हिस्ट्री 91 में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था संधारित्र तथा परावैद्युतांक वाला, जिसमें हम लोग पार्ट 1 के तहत वीडियो पढ़ चुके थे, जिसमें विद्युत धारिता के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे और यहाँ तक भी स्टडी कर लिए थे विलगित गोलीय चालक की धारिता। जो हम लोगों ने विलगित गोलीय चालक की धारिता को प्राप्त किए थे C = 4πε0A, जहाँ A क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या है, विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है। अब इसको बताया गया था कि यदि चालक निर्वात में परावैद्युतांक में हो या किसी माध्यम में हो, तो लिखेंगे यदि चालक किसी माध्यम में हो, तो यहाँ से आप लोगों ने फार्मूला बना रखा था C = 4πε0K × A, जहाँ K क्या है, एक नियतांक, माध्यम का नियतांक है, जिसे हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, यही कहते हैं। तो लिख सकते हैं K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये सारी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में ले चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये नोट पॉइंट है कि यहाँ पे जो फार्मूला मिला था C = 4πε0A, तो ये तो इतना कांस्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ से C = प्रोपोर्शनल टू क्या मिला था, A, यानी जो ये आपको पहले इससे अगले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो चालक की धारिता होती है चालक के आकार पे, क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। आज उसको यहाँ पे साबित हो गया कि देखिए जो त्रिज्या पे डिपेंड कर रही है चालक की धारिता, यानी कि जैसे जैसे गोलीय चालक का शेप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चालक की धारिता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा कॉन्फिडेंस बताया गया था कि C = 4πε0KA। अब जरा देखिएगा, इतना को यदि कांस्टेंट ले लें तो C डिपेंड कर रहा है माध्यम के परावैद्युतांक पे। तो इसको भी आप लोगों ने बोले थे जो चालक की धारिता होती है माध्यम पे डिपेंड करता है। अब माध्यम किस प्रकार का है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि हम लोगों ने माध्यम को बढ़ा दें, परावैद्युतांक के मान को बढ़ा दें, तो हम लोगों के धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों के विलगित गोलीय चालक के धारिता के बारे के अंदर थी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परावैद्युतांक की, थोड़ा यहाँ से परिभाषा भी जान जाते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, परावैद्युतांक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युतांक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युतांक की परिभाषा समझने के लिए देखिएगा, आप लोगों ने एक फार्मूला पाया था निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में जो चालक की धारिता मिला था C = 4πε0A मिला था। अब उसके बाद माध्यम के लिए, माध्यम में जो चालक की धारिता था C, मीडियम M से डिनोट कर लेता हूँ, CM से, 4πε0K × A। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, तुलना, या आवश्यकता अनुसार समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तुलना करने पर, चलिए तो इसका जो माध्यम का धारिता है उसको ऊपर लिख देते हैं अपान निर्वात की धारिता = 4πε0KA अपान इसकी वैल्यू 4πε0A। तो देखेंगे 4πε0 से 4πε0 बर्बाद हो गया,
ए से ए बर्बाद हो गया। क्या मिला? Cm/C इज इक्वल्स कैपिटल के, जहाँ के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। तो मेरे भाई यहाँ से आप डिफिनीशन इसको बना सकते हैं। अतः यानी डिफिनीशन क्या बनाएंगे? किसी चालक का किसी माध्यम में धारिता और उसी चालक का निर्वात या वायु में धारिता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। मेरे भाई उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। समझ रहे हैं? किसी माध्यम में किसी चालक की धारिता और उसी चालक का निर्वात या वायु में धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा, मिटा दें, नोट कर लीजिए तब तक। दो गोलीय चालकों की तुलना। दो गोलीय चालकों की तुलना, इसकी कंप्रोमिजन करना है, कंप्रोमाइज करना है कि यदि दो गोलीय चालक रहेंगे तो उनकी तुलना करके हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिएगा, मान लेंगे मेरे पास दो गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A1 और क्या मान सकते हैं A2। जब गोलीय चालक की त्रिज्या भिन्न भिन्न हैं तो इनकी धारिता भी भिन्न भिन्न होंगे। मान लेंगे इनकी धारिता क्या है? C1 और C2 है। तब इनकी धारिता का फार्मूला क्या पढ़े हैं? C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1, समीकरण नंबर 1। और इसके C2 का मान कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करने पे? तुलना करने पे, या समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या होगा? देखिए, मैं C1 अपन क्या लिख रहा हूँ? C2 इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 अपान C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होने के कारण ये दोनों एक साथ मिलने के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया? C1 अपान C2 इज इक्वल टू A1 अपान A2। ये जब दो भिन्न भिन्न चालक गोलीय चालक होंगे तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात उस चालक के धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए, इसके कुछ नोट पॉइंट है, मिटा दें। इसी में नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। देखिएगा, पृथ्वी की धारिता की गणना करनी है तो पृथ्वी की धारिता तो आप लोगों को बताया गया है क्या होती है? अनंत होती है। तो आज मैं इसको डिराइव करूंगा कि किस प्रकार कैसे अनंत होती है। देखिएगा, इसके लिए जो कोई चालक होता है तो उसका जो आवेश होता है Q, और उसको विभव जो होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। याद रखेंगे, मैंने जब आप लोगों को वैद्युत विभव और टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें मिला था कि जो पृथ्वी की विभव होती है वो क्या होती है? शून्य होती है, बट उसकी धारिता क्या आती है? अनंत आती है। तो आज मैं इस धारिता को अनंत दिखाऊंगा। तो पृथ्वी का जो विभव होता है क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ से धारिता का फार्मूला पढ़े, पृथ्वी की धारिता क्या निकालेंगे? पृथ्वी की धारिता, कोई भी हो, धारिता का फार्मूला Q अपान V होता है। तो V की वैल्यू क्या है? 0। तो C इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी पृथ्वी की धारिता क्या आ गया आपका?
अनंत होती है। क्लियर हुआ? अगली हेडिंग है नोट्स में, यदि हम पृथ्वी को कोई गोलीय चालक माने, क्या माने? पृथ्वी को कोई गोलीय चालक। दूसरा नोट पॉइंट है, यदि पृथ्वी को गोलीय चालक माना जाए, चलिए भाई मानिए, जब पृथ्वी को कोई गोलीय चालक मानेंगे तो ये जो गोलीय चालक होगा वो पृथ्वी के शेप के बराबर होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी की त्रिज्या लिया जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी की त्रिज्या, आपके धरती माता की त्रिज्या कितनी है मालूंगा, एक इक्वल्स है कितना होता है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये ना आता है। अच्छा, अब इसके बाद आप धारिता निकालेंगे तो पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता C = फार्मूला है 4πε0 A। अब वैल्यू रखेंगे C = देखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू आप लोगों ने याद रखे हैं 9 × 10⁹ होता है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 4πε0 की वैल्यू चाहिए। इसका 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, अर्थात 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो क्या हम 4πε0 के प्लेस पे 1/9 × 10⁹ नोट कर सकते हैं? तो 1/9 × 10⁹ A त्रिज्या है पृथ्वी की, तो 6.4 × 10⁶। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.4/9 × 10⁹ ऊपर गया -9 हो जाएगा, 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया? 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0 हटाएंगे तो इस पर बढ़ा देंगे 1 शून्य, कितना हो जाएगा? 64/9 × 10⁻⁴। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा मन्ने 7.11 × 10⁻⁴। यहाँ पे देखिएगा, यदि 2 दशमलव के यहाँ से हटाएंगे तो 2 शून्य और बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? धारिता C = किसमें आएगा भैया? ये फैरड में, फैरड। तो 711 यानी 711 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये भी किस में आएगा? फैरड में। यदि मैं इतना को ले लूँ तो क्या बन जाएगा? माइक्रो फैरड। तो आप निकाल सकते हैं C = 711 माइक्रो फैरड, इतना बड़ा है। तो बताइए पृथ्वी की जो धारिता होती है कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ा होता है। इस तरीके से आप लोग इसको डिराइव करेंगे। अब चलते हैं इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको ये साबित करके दिखा दूं कि ये फैरड अपने आप में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई। क्वेश्चन ये है कि क्या एक फैरड धारिता वाले चालक को किसी अलमारी में रखा जा सकता है? बताओ मेरे भाई कि क्या एक फैरड धारिता वाला कोई गोलीय चालक रहेगा तो उसको किसी आप अलमारी में रख सकते हैं? अब पता लगाया जाए कि उसकी शेप कितनी बड़ी है, अर्थात उसकी त्रिज्या कितना बड़ा है, तब तो हम उसको अंदाज पाएंगे कि क्या वो अलमारी में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं। तो पता लगाते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा,
इसकी कोई चालक है उसकी धारिता कितना दिया है, 1 फैरड दिया है, तो हम लिख सकते हैं धारिता C = 1 फैरड। अब उसके बाद चूंकि हम धारिता का फार्मूला पढ़े C = 4πε0 A। ए क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या मान्य होगा, नो, यहाँ पे चालक की त्रिज्या का मान्य होगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू सी रहेगा। अरे भाई ये इसके नीचे आ गया। चलिए वैल्यू रखिए, 1/4πε0 का वैल्यू सबको मालूम है 9 × 10⁹ इंटू सी की वैल्यू कितना है 1 फैरड। तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 9 × 10⁹। ये किस में आएगा भाई, मीटर में आएगा। तो अब ये बतलाइए उस चालक की एरिया त्रिज्या जो है कितना है, इतना है। अब क्या निकालेंगे, अब थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। A = चलिए 9 × 10⁶ चेंज कर दिया भाई किलोमीटर में, और इसे अच्छी तरीके से देखिए 9 कितना जीरो बढ़ाएंगे, 6 जीरो, 3 2 5 कितना हो गया जी, 3 2 5 है 6 किलोमीटर। अब इसको बता सकते हैं कितना पढ़ेंगे इसको, A = 90 लाख किलोमीटर, यानी 1 फैरड धारिता वाले जो चालक होगा उसकी त्रिज्या जो होगी, रेडियस होगा मेरे भाई 90 लाख किलोमीटर होगा। इतना बड़ा तो पृथ्वी की भी त्रिज्या नहीं है, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे इसको, कौन सी अलमारी में रखेंगे। अर्थात आप ये बता दिए कि 1 फैरड धारिता वाले चालक को हम किसी भी अलमारी में नहीं रख सकते हैं, ये असंभव है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा, इस तरीके से इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे, मिटा दें तब तक। चलिए इसी तरीके से राधा रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए आप लोग। बहुत ही फिजिक्स आसान होती है, आसान से पढ़िए एकदम, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। चलिए हेडिंग बनाइए, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। कोई चालक है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात देखिएगा कि कोई एक चालक होता है तो इसको पहले इसका आवेश 0 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से आवेश बढ़ाते हैं, कहाँ तक, Q तक बढ़ाते हैं, तो इसका विभव भी 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, V हो जाता है। यानी किसी भी चालक को जैसे ही धीरे धीरे हमने आवेशित करेंगे तो उसके विभव का मान 0 से बढ़कर क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो एक बात आपको मालूम है कि किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए मेरे भाई हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। क्लियर, समझ में आया। तो आप क्या बोल सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। इसमें बोलते हैं SI में या MKS में। और एक मात्रक होता है अर्ग, CGS पद्धति में होता है। और इसका एक मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो आप इस फार्मूले को नोट करेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को जूल से प्रदर्शित करते हैं और उसे उसका मात्रक जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन देखिए, मानेंगे कि माना कोई चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल है, मान लेते हैं भाई। उस चालक को धीरे धीरे आवेशित करने पर उसका विभव 0 से बढ़कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब उस चालक का उभयनिष्ठ विभव या औसत विभव बोलते हैं ना, तब चालक का औसत विभव, औसत विभव को हमने मान लेता हूँ v डैश या v से डिनोट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 0 पहले था, अब प्लस कितना हुआ, v हो गया अपान 2, यही ना होता है। इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v/2। अब निकालेंगे किया गया कार्य। तो किया गया कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W से। आपने फार्मूला पढ़ा है, आवेश इंटू औसत विभव, औसत विभव। आवेश कितना है, Q कूलम का आवेश दिए है ना इस पे, तो Q इंटू औसत विभव का मान कितना मिला है, v/2। तो सॉल्व करेंगे तो किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ QB। ये तो किया गया कार्य है कब, जब उसको Q आवेश तक कूलम दिए, Q कूलम का आवेश दिए और उसका विभव 0 से बढ़ करके v हो गया। तो यही जो कार्य होती स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, लिखेंगे यहाँ पे, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आगे देखिएगा, तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाएंगे। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q इंटू V, पहला फॉर्मूला। अब आप लोगों ने पढ़े हैं, चूंकि V बराबर या यहाँ से मिला था, ऐसे फार्मूला देखिएगा, C बराबर Q/V मिला था ना। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर कितना मिल जाएगा, CV। तो क्या हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना मिल जाएगा, हाफ Q की जगह पे CV इंटू V रहेगा। तो सॉल्व करने पे कितना मिल गया, हाफ CV स्क्वायर। अब यहीं से देखिएगा एक फार्मूला और बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से V का मान निकालेंगे तो C/Q आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू C/Q, यहीं से देख लीजिए, V इज इक्वल्स टू C/Q। तो इसी में रख दीजिए V की जगह पे। तो U इज इक्वल्स टू, चाहे मन करे तो इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो 1/2 इंटू Q को रहने देंगे इस बार, V के प्लेस पे क्या रखेंगे, C/Q। क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ है। V इक्वल टू Q/C।
क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से गलत मिला है ना, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा यहाँ से v इज इक्वल टू वैल्यू निकाला जाएगा तो q अपान सी होगा, q अपान सी। अब सही इसको सॉल्व करेंगे तब स्थिति ऊर्जा u इज इक्वल टू यहीं पे रख दीजिए हाफ q इंटू भी के प्लेस पे क्या रखेंगे q अपान सी। आप भी की वैल्यू या तो इस समीकरण में रखेंगे या तो इस समीकरण में, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कितना आ जाएगा u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। ये हम लोगों को 3 पद में फार्मूला है। ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आवेश और धारिता के पद में है। ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला धारिता और विभव के पद में है। ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आवेश और विभव के पद में। आप एक लाइन में इन सभी फार्मूले को लिख सकते हैं। अतः u इज इक्वल टू हाफ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। सबको मिला जुला के एगो बक्सा में बंद कर देंगे। स्पष्ट हो गया? नोट कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ें। उठा लें। हेडिंग है दो चालकों को तार से जोड़ने पर विभव, उभयनिष्ठ विभव। दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, यानी दो चालक रहेंगे, उनको किसी तार से जोड़ेंगे तो उसके उभयनिष्ठ विभव कितना आएंगे। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि माना मेरे पास 2 ठे गोलीय चालक हैं ऐसे, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है a1 मान लेता हूं इसकी, और इसकी त्रिज्या क्या मान लेता हूं a2, और इन पर आवेश q1 है तो इस पर आवेश q2 है, तथा इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और क्या है C2, जिन पर विभव क्रमशः V1 और V2। मान लिए, यानी इतना आप लिख सकते हैं कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है मेरे भाई। तो मान लेंगे 2 गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A1 और A2, आवेश Q1 Q2, धारिता C1 C2 और विभव V1 V2। इतना तो लिख लेंगे। तो अब इसे क्या करेंगे, जब किसी चालक से आप इसे जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, जब जोड़ेंगे तो आपका जो आवेश होता है उच्च विभव से निकलकर कम विभव में जाता है। समझ रहे हैं? ये आवेश स्थानांतरित होगा उच्च विभव से कम विभव की। ये नहीं कि अधिक आवेश वाले निकलकर कम आवेश में जाएंगे। ये सब डाउट आप लोग अभी क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे इस डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आवेश अधिक आवेश वाला कम आवेश में जाता है, ये कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको जो आवेश होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये उच्च विभव से, उच्च विभव का मतलब होता है उसके तल, जिसका तल अधिक रहेगा उससे आवेश निकल कर जाएंगे कम तल वाले चालक में। क्लियर हुआ? तो आप इसे समझिएगा कि उच्च विभव वाले तल से आवेश निकल कर के कम विभव वाले तल में जाएंगे।
कब तक? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए तब तक। आइए, जब तक ये दोनों का विभव समान हो जाएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद, यानी कि जब इसको जोड़ने के बाद इस पर आवेश कितना हो जाते हैं? Q1 डैश, और इस चालक पे आवेश कितना हो जाते हैं? Q2 डैश। तो भाई किसी भी चालक की धारिता तो नियत रहती है, बदलती तो नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा? C1 तो ही रहेगा ना, और ये क्या रहेगा? C2। लेकिन इसका विभव दोनों का समान हो गया ना, इसका विभव भी, तो इसका भी विभव क्या हो जाएगा? B। ये क्या है? उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो इसके माना फलाना ढेकाना लिख लेंगे। एक बार मैं तेजी से बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। माना दो गोलीय चालक हैं जिनके त्रिज्याएं क्रमशः A1 और A2 हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं, तथा उन चालकों की धारिताएं C1 और C2 हैं, जिस पर विभव V1 और V2 है। जब दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दिया जाता है, तब जोड़ने के बाद उन चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हो जाते हैं, तथा उनकी धारिताओं में कोई परिवर्तन नहीं, C1 और C2 ही होते हैं, तथा उन चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है? B हो जाता है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव को किससे डिनोट करेंगे? चलिए इसको उभयनिष्ठ विभव को जो हम लोग निकालेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। उच्च विभव वाले तल से आवेश निकल कर निम्न विभव वाले तल में जाएंगे। तो लिखेंगे जोड़ने से पहले, यहाँ पे लिख लेंगे पहले, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। जोड़ने से पहले, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जोड़ने से पहले का कुल आवेश इज इक्वल टू जोड़ने के बाद का कुल आवेश। तो जोड़ने के पहले कौन सा आवेश था? इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? जोड़ने से पहले आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और जोड़ने के बाद कितना आवेश हुआ है? इस पर Q1 डैश हो चुका है, इस पर कितना हो चुका है? Q2 डैश। तो लिखेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब चूंकि आप फार्मूला एक पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू CB, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप निकालेंगे तो Q1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिएगा Q1 की वैल्यू कितना है? C1 V1। Q2 की वैल्यू कितना आएगा? C2 V2। इसी प्रकार जोड़ने के बाद जो आवेश Q1 डैश मिले हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? C1। धारिता तो वही है, लेकिन विभव इसके क्या हो गए? B। और जोड़ने के बाद इस पे आवेश कितना बचा? Q2 डैश। इसका मान C2, धारिता तो वही C2 ही रहेगा, लेकिन विभव कितना बचा? उभयनिष्ठ B। तो ये सब मानों को हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में ले आकर के रखते हैं। तो उक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 से नोट करिए कितना आएगा Q1 की जगह पे। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा दें। समीकरण 1 से Q1 की वैल्यू कितना है? C1 V1। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू, अब बतलाइएगा जोड़ने के बाद उनके कुल आवेश। Q1 डैश का मान कितना मिला है? C1 V प्लस Q2 डैश का मान C2 V। इसमें से V कॉमन है, तो C1 V1 प्लस
C2V2 इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव V की वैल्यू चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसके नीचे भेज देंगे। तो V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आ गया ये उभयनिष्ठ विभव। एक बात देखिएगा, जो उभयनिष्ठ विभव हम लोगों को मिला है ये धारिता और विभव के पद में मिला है, और किसी पद में आप लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिएगा धारिता, इसकी त्रिज्या हम लोगों ने माना था A1 और A2, तो यहाँ से लिख सकते हैं C1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 और C2 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। तो क्या हम लोग इस मान को इसमें रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं भैया। तो V इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 इंटू V1 प्लस C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2 इंटू क्या है V2 होल अपॉन C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, नीचे से भी 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन मिल जाएगा। तो कितना ये फार्मूला बना, उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A2 V2 अपॉन A1 प्लस A2। जब चालक की त्रिज्या A1 और A2 हो और उन पे विभव V1 और V2 हो, तो चालकों को किसी तार से जोड़ा जाएगा, तो उसका उभयनिष्ठ विभव A1 V1 प्लस A2 V2 अपॉन A1 प्लस A2, जहाँ A1 और A2 क्या है, चालक के त्रिज्याएँ हैं। आप इस त्रिज्या को R1 और R2 भी मान सकते हैं या अन्य कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ आपको जानकारी रहना चाहिए। तब तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे मिटा दूं। इसमें हम लोगों ने पढ़े थे जो विभव होता है V इज इक्वल टू Q अपान C। इसका मतलब कि कुल आवेश अपान धारिता, कुल धारिता। देखिएगा कुल आवेश का मतलब कितना था, ऐसे ही ने दो गोलीय चालक लिए थे, इसकी त्रिज्या A1 माने थे, यानी कि इस पर आवेश क्या था Q1 और इस पे क्या था Q2। तो इस पे कुल आवेश कितना हो जाएगा मेरे भैया, Q1 प्लस Q2 अपान कुल धारिता C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का भी ये फार्मूला, इसको भी जानिएगा और नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद या इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, जोड़ने के बाद इन पर आवेश कितना आया था Q1 डैश और इस पे कितना आया था Q2 डैश। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपान C1 प्लस C2। तो इस तरीके से भी आप लोग उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसी तरीके से पूरे फिजिक्स का जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच।